जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, FCPS पार्ट 1 के लिहाज से भी, और उसके अलावा भी रीजनल एग्ज़ाम्स जो हैं मे बी इवन आउटसाइड ऑफ FCPS उनके लिए भी। आपको टॉपिक्स ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, facial nerve palsy, crossed versus uncrossed, mimetic movements and brainstem strokes, और इसके अलावा हम एंड पे थोड़ा स्पाइनल स्ट्रोक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फेशियल नर्व पाल्सी। फेशियल नर्व पाल्सी दो तरह की हो सकती है। फेशियल नर्व पाल्सी कैन बी ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन टाइप एंड इट कैन बी ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस्ड वर्सेस अनक्रॉस्ड। अब ये क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया क्या है और अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया क्या है, ये बहुत बड़ी एक डिबेट है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको सही तरह से आइडेंटिफाई करना एंड टू एग्जैक्टली लोकलाइज द लेशन कि व्हाट डज क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया मीन एंड व्हाट डज अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया मीन। तो इसके बारे में भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाद में। देन व्हाट आर मिमेटिक मूवमेंट्स। मिमेटिक मूवमेंट्स हैं क्या और ये क्या सिग्निफाई करती हैं इन केस ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल डिस्कस सम ऑफ द ब्रेनस्टेम स्ट्रोक्स एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रोक्स। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ मेक श्योर कर लेते हैं कि वी नो what does crossed hemiplegia mean and what does uncrossed hemiplegia mean। ठीक है जी, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए we need to know कि जो crossed hemiplegia है that is always and always at the level of the brainstem, alright, और जो uncrossed hemiplegia है that is always and always above the level of the brainstem। ठीक है जी, तो इसको आपने समझ लें कि एक तरह से रोट लर्न कर लेना है, एक तरह से रटा लगा लेना है, और जिस तरह से भी याद करें तो ये एक पक्का आपने पॉइंट याद कर लेना है कि क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया जो है दैट अकर्स एट द लेवल ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ जाता है, दैट इज़ द मिड ब्रेन, पॉन्स या मेडुला। इन तीनों के लेवल में किसी एक पॉइंट पे लीजन है जो कि क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया प्रेजेंट करेगा। और अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया वो होता है जो कि ब्रेन स्टेम के लेवल से ऊपर, फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ द कॉर्टेक्स और एट द लेवल ऑफ द थैलेमस और द इंटरनल कैप्सूल वो लीजन होगा। अब क्रॉस्ड एक्चुअली इसका मीनिंग किस तरह से सिग्निफाई करता है अपने आप को। क्रॉस्ड मीन्स के बॉडी का हेमीप्लीजिया या वीकनेस होगी एक साइड की, जबकि फेस का पैरालिसिस होगा दूसरे साइड का। ठीक है जी, क्रॉस्ड मीन्स कि फेस का पैरालिसिस एक साइड का जबकि बॉडी का पैरालिसिस दूसरी साइड का। वीक आर्म्स एंड लिम्स ऑन वन साइड एंड वीक फेशियल मसल्स ऑन द अदर साइड, दिस मीन्स क्रॉस्ड, विच लीड्स टू द लीजन लोकलाइजेशन एट द लेवल ऑफ द ब्रेनस्टेम। क्लियर हो गया। इससे अगला हम आते हैं अनक्रॉस्ड। अनक्रॉस्ड प्रेजेंटेशन क्या होगी, जिसमें आपके पास फेशियल मसल्स भी एक ही साइड के वीक होंगे और जो बॉडी पैरालिसिस होगी वो भी एक ही साइड की होगी। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन या पिक्चर आपको पेशेंट में मिले तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये लीजन जो है ये ब्रेन स्टेम के लेवल से ऊपर है, एट द लेवल ऑफ द इंटरनल कैप्सूल और द हायर सेंटेंस सच एज द कॉर्टेक्स। ठीक है जी, अब आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो गई हो तो वी कैन मूव अहेड। अब ये आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो सिंपल ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं। अब इसमें से आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि इनमें से कौन सा क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है और कौन सा अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है। फर्स्ट वी सी दिस पिक्चर नंबर 1। नाउ व्हाट डू यू थिंक इट इज़। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पर्सन है वो स्माइल कर रहा है। ऑलराइट, स्माइल तो कर रहा है लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड की स्माइल हो रही है जबकि राइट साइड की जो ड्रूपिंग है लिप्स की। ऑलराइट, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ सिनेरियो कि यहाँ पे पेशेंट की फेशियल ड्रूपिंग है और इसी साइड पे
पेशेंट के लिम्स और जो अपर एंड लोअर लिम्स हैं वो वीक है। दैट मीन्स कि इसी साइड की फेशियल वीकनेस और इसी साइड की जो है वो लिम्ब वीकनेस। तो ये क्या हुआ, ये तो एक ही साइड का हो गया ना, तो दैट मेक्स इट अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया। तो आप कहेंगे कि ये लीजन जो है दैट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ द ब्रेन स्टेम, दैट इज़ अबव द लेवल ऑफ द ब्रेन स्टेम, दैट इज़ द कॉर्टेक्स और द इंटरनल कैप्सूल। ऑलराइट, तो इंटरनल कैप्सूल किस साइड का या कॉर्टेक्स का लीजन किस साइड का, राइट और लेफ्ट? क्योंकि हमेशा डिकसेशन ऑफ फाइबर्स होती है और एक साइड के फाइबर दूसरी साइड में जाकर रिले करते हैं, इसलिए ये लीजन हायर सेंटर्स का होगा, लेकिन राइट साइड का नहीं, लेफ्ट साइड का। ऑलराइट, लेफ्ट साइड का होगा तो दैट विल प्रोड्यूस contralateral lower palsy, contralateral lower side of the palsy of the facial muscles and contralateral hemiplegia। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये उसी का टोटल ऑपोजिट केस है। फॉर एग्जांपल दिस वन, अब इसमें पर्सन की स्माइल इस साइड पे आ रही है बट इट इज़ डेफिशिएंट ऑन द लेफ्ट साइड। ऑलराइट, एंड आई गिव यू द सिनेरियो कि इसी साइड के मसल्स वीक हैं, पूरा इसी साइड का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है वीकनेस का, जिसकी वजह से हमारी लीजन लोकलाइजेशन होगी कॉर्टेक्स या इंटरनल कैप्सूल ऑफ द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ द राइट साइड। ठीक है जी। इसको मैग्नीफाई करके पिक्चर को आप इसमें भी देख सकते हैं कि एक तरफ की स्माइल है और एक तरफ की नहीं। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं व्हाट इज़ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड व्हाट इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। मैं आपको कुछ हैंडी पॉइंट्स बताऊंगा और कुछ जल्दी यू कैन से आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आप मिनट में सिनेरियो को पिक कर लेंगे। डिटेल्स और लंबे चौड़े लेक्चर्स आप यूट्यूब पे और बहुत सी जगहों से देख सकते हैं। मैं आपको क्विक क्रिस्प एंड हैंडी पॉइंट्स बताऊंगा, जिसकी वजह से यू कैन क्लियरली से कि जो हमने यहाँ पे पिक्चर देखी है, अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया कि ये लेफ़्ट साइड का लीजन है, ये राइट साइड का। ठीक है, लेकिन आप ये कैसे कहेंगे कि जो फेशियल नर्व का लीजन है वो अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस की वीकनेस शो कर रहा है या लोअर मोटर न्यूरॉन की वीकनेस शो कर रहा है? ठीक है जी। अच्छा, नाउ कीप वन थिंग इन माइंड कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी होती है उसमें टोटल इप्सिलेटरल फेशियल पाल्सी होती है, मे बी राइट साइड और द लेफ्ट साइड। अगर टोटल लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व पाल्सी ऑफ द लेफ्ट साइड होगी, फॉर एग्जांपल हेयर, आप यहाँ पे देखते हैं टोटल लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ फेस, तो यहाँ पे यू कैन सी कि आईब्रोज भी इसके ऊपर मूव नहीं कर रही और इसकी स्माइल भी इस साइड की नहीं आ रही। यहाँ पे जो कहते हैं कि भवें वो भी नहीं इसकी आ रही माथे पे, और जो है इसकी स्माइल भी नहीं आ रही, और ये जो है आइज़ ठीक से क्लोज भी नहीं कर पा रहा है इस साइड पे, और यहाँ पे जो मुंह में ये एयर इन्फ्लेट भी नहीं कर पा रहा अपनी। ऑलराइट, जब आप इसे कमांड देंगे कि अपने टीथ शो करो तो वो इस साइड के टीथ भी नहीं शो कर सकेगा, पूरी इस साइड की इसकी फेशियल नर्व मसल वीकनेस हो गई है। ऑलराइट, तो ये हमारा कहलाएगा लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी। और वन थिंग मोर टू रिमेंबर कि जब लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी होती है तो दैट विल ऑलवेज बी ऑन द इप्सिलेटरल साइड। अगर लेफ़्ट साइड की फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है और उस साइड की लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी है तो लेफ़्ट साइड के ही पूरे मसल्स वीक होंगे। हम कभी भी लेफ़्ट साइड की लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि राइट साइड पे उसकी फेशियल वीकनेस होगी। ऑलराइट, आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटली इसकी ऑपोजिट केस है। यहाँ पे अब आप लोग मुझे बताएं किस साइड की पाल्सी है। यहाँ पे ऑफ कोर्स राइट साइड की फेशियल पाल्सी है, और फेशियल पाल्सी किस तरह की है, लोअर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इस साइड की पूरी फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, जब लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है तो उसके साथ ज़रूरी नहीं कि आपको लिम्ब वीकनेस मिल भी सकती है, मिल नहीं भी सकती, क्योंकि कभी कॉम्बिनेशन में भी पिक्चर आ सकती है। ऑलराइट, कभी अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन कॉम्बिनेशन में आ जाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक सिंड्रोम आ जाए, तो उसमें आपको लिम्ब इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग विद लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैरालिसिस मिल सकता है। वरना यूजली जो लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सीज होती हैं दैट आर यूजली आइसोलेटेड लीजन्स ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बेल्स पाल्सी
बेल्स पाल्सी में आपको मिल सकता है, रैमसे हंट सिंड्रोम में मिल सकता है, और इस तरह के काफ़ी रीजनल सिंड्रोम्स हैं, उसमें आपको लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी मिल सकती है। लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी है उसमें आपको कॉन्ट्रालेटरल जो है लोअर साइड ऑफ द फेस की फेशियल पाल्सी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जनरल सा एक आइडिया ले लेते हैं। ये फेस है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर तो होगी लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी ऑफ द, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट, लेफ़्ट साइड की लोअर मोटर न्यूरॉन होगी तो ये पूरी की पूरी साइड जाएगी, ऑलराइट। लेकिन अगर तो होगी लेफ़्ट साइड की अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी तो कॉन्ट्रालेटरल, बिल्कुल इसके आप ऐसे करें कि डायगोनल लाइन ये ड्रॉ कर लें एरो के साथ टू मेक थिंग्स मोर इजी। बिल्कुल जहाँ पे एरो एंड हो रहा है इस क्वाड्रेंट में उसकी फेशियल पाल्सी होगी। अगर लेफ़्ट साइड फेशियल नर्व की पाल्सी होगी तो उसकी प्रेजेंटेशन शो होगी उसके बिल्कुल डायगोनल के एंड वाले बॉक्स में, ऑलराइट। और अगर राइट वाली फेशियल पाल्सी होगी उसी अपर मोटर न्यूरॉन की तो उसके आप इस तरह की लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा फेस का वो अफेक्टेड होगा। और इसी तरह अगर अपर मोटर की बात करें तो इस साइड ये वाला क्वाड्रेंट अफेक्टेड होगा और इसी साइड की जो लिम्ब वीकनेस भी होगी क्योंकि वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है और डिकसेशन ऑफ फाइबर्स की वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया भी होगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों, कि ऐसा क्यों होता है कि जब अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है, फॉर एग्जांपल राइट साइड की है, तो इस तरह का क्वाड्रेंट प्रेजेंटेशन हमारे पास क्यों आती है। ऊपर वाले जो है उसकी आईब्रोज और वो रिंकलिंग जो है वो उसकी प्रिजर्व क्यों रह जाती है। ठीक है जी। तो अब हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं कि जो अपर पार्ट ऑफ द फेस होता है, ऑलराइट, कि जो ये दो ऊपर वाले क्वाड्रेंट्स हैं दे हैव अ ड्यूअल कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट सप्लाई फ्रॉम द अपर सेंटर्स और द हायर सेंटर्स। फॉर एग्जांपल ये जो अपर पार्ट ऑफ द फेस का राइट हाफ ये वाला आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इसमें राइट साइड के कॉर्टिकोबल्बर फाइबर से भी इनोवेशन होगी जबकि लेफ्ट साइड के कॉर्टिकोबल्बर फाइबर से भी इनोवेशन होगी। इसलिए एक साइड का जाएगा तो दूसरी साइड से स्टिल इनोवेशन उसको आ रही होगी। अगर ये वाला पार्ट ऑफ फॉर एग्जांपल कि इस साइड की फेशियल पाल्सी होती है तो सिर्फ ये लोअर क्वाड्रेंट इफेक्ट होगा, ये वाला इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पे लेफ्ट साइड के कॉर्टिकोबल्बर से भी इनोवेशन होगी जबकि राइट के कॉर्टिकोबल्बर से भी इनोवेशन होगी। ठीक हो गया जी। ये तो हमारा हो गया बेसिक फ्रेमवर्क। आप बेशक वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, मैं जल्दी से एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ आपके लिए सारा कुछ। लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी लेफ़्ट साइड की होगी तो वो लेफ़्ट साइड को ही पूरा इन्वॉल्व करेगी, ऊपर हाफ ऑफ द फेस को भी, लोअर हाफ ऑफ द फेस को भी। ठीक है जी। राइट साइड की होगी तो राइट का पूरा फेस जाएगा, लेफ़्ट साइड की होगी तो लेफ़्ट साइड का पूरा फेस जाएगा। अगर तो होगी लेफ़्ट साइड की अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी ऑफ द फेशियल तो राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में फेशियल वीकनेस आएगी और राइट साइड का लिम्ब पैरालिसिस। जबकि राइट साइड का फेशियल मोटर न्यूरॉन अपर पाल्सी होगी, कोई स्ट्रोक होगा तो वो लेफ़्ट के लोअर क्वाड्रेंट में जाके इस तरह का क्वाड्रेंट प्रेजेंटेशन देगा और लिम्ब वीकनेस करेगा। और अपर हाफ क्यों स्पेयर हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन में, क्योंकि अपर हाफ ऑफ द फेस की इन केसेस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हम कह सकते हैं कि उसकी ड्यूअल प्रेजेंटेशन होती है, ड्यूअल इनोवेशन होती है जिसकी वजह से अपर हाफ ऑफ द फेस स्पेयर हो जाते हैं और लोअर फेस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द मिमेटिक मूवमेंट्स। जी, तो मिमेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। मिमेटिक मूवमेंट्स आर एक्चुअली वो मूवमेंट्स होती हैं फेस की विच कम इन रिस्पॉन्स टू अ जोक और एनीथिंग विच अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू इनवॉलंटरली, जो कि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं इनवॉलेंट्री किसी बात पे भी।
आपके सामने एक सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, जिसके बाद आप बेटर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द फेशियल मसल्स. लेट्स रीड द सिनेरियो. अ पेशेंट विद upper motor neuron lesion of the facial muscles can smile with both sides of his face in response to a joke, but not voluntarily. Alright. अब आप इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ सिनेरियो का, कि एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, तो व्हेन द डॉक्टर इज़ कमांडिंग कि वो अपनी राइट या लेफ़्ट साइड या जिस साइड पे भी उससे स्ट्रोक था, तो पेशेंट डॉक्टर कमांड करता है पेशेंट को कि वो स्माइल करे, लेकिन उसकी लेफ़्ट साइड की जो फेशियल नर्व है वो पैरालिसिस है और लेफ़्ट साइड की फेशियल ड्रूपिंग है, और जो है ही कैंट स्माइल विद दैट साइड. ठीक है, राइट साइड का आपका मोटर न्यूरॉन लीजन था, जिसकी वजह से लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस उसका अफेक्टेड था और वो स्माइल नहीं कर सक रहा था वॉलंटरली ऑन द कमांड ऑफ द डॉक्टर. लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसे ही किसी जोक पे जब उसको व्हेन ही स्टार्टेड लाफिंग या स्माइलिंग, तो उसकी जो था लेफ़्ट साइड का लोअर क्वाड्रेंट जो कि अपेरेंटली पैरालाइज था डॉक्टर की कमांड पे, अब दैट इज़ मूविंग. ठीक है, अब वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू अ जोक. तो इसकी क्या रीज़न है? अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीज़न ये है कि जो कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स हैं which are meant for the mimetic movements, they follow a different track. All right, they follow a different track in the higher centers in the for example के जो आपके मेन सेंटर्स होते हैं, for example the cortex, जहाँ से कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स आते हैं और वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं फेशियल नर्व की, दे फॉलो अ डिफरेंट पाथ और द राउट. लेकिन जो कि मिमेटिक मूवमेंट्स ऑफ द फेशियल नर्व मसल्स को कंट्रोल करते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स सच एज द हिप्पोकैम्पस, एंड दे कम फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन, एंड दे कम फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, उनके पाथवेज डिफरेंट होते हैं, इसलिए दे डोंट ओवरलैप. इसलिए जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पर्सन की प्रिजर्व रह जाती हैं स्ट्रोक के मामले में, लेकिन जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं दे आर नॉट प्रिजर्व्ड. जी, तो अब हम कुछ ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे. ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स मतलब यू विल गेट अ क्रॉस प्रेजेंटेशन. क्रॉस प्रेजेंटेशन मतलब फेशियल आपके पास जो है वो वीकनेस एक साइड की आएगी, और या फेशियल मैनिफेस्टेशन डिफरेंट जो होंगी वो एक साइड पे आपको मिलेंगी, जबकि जो लिम्ब वीकनेस होगी वो अपोजिट साइड की मिलेंगी. तो डिफरेंट फेशियल वीकनेस और लिम्ब वीकनेस के पैटर्न्स के मुताबिक डिफरेंट सिंड्रोम्स मिलते हैं in the clinical settings which I've written in front of you. Briefly हम इनको डिस्कस करेंगे, इनका लेवल ऑफ लीजन डिस्कस करेंगे, और we won't go into details क्योंकि डिटेल्स आप डिफरेंट रिसोर्सेज से ले सकते हैं. I'll give you some crisp and handy points जो कि which will help you in solving questions instantly in the examinations. All right. तो जो पहला आपको सिंड्रोम इस पेज पे नज़र आ रहा है वो है वेबर सिंड्रोम, सेकेंडली पेरिनॉट सिंड्रोम, थर्ड क्लॉडे सिंड्रोम, फोर्थ मिलार्ड-गबलर, एंड फिफ्थ वॉलनबर्ग सिंड्रोम. अच्छा, इसमें जो क्लिनिकल सेटिंग में आपको देखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेंगे वो होंगे जी वेबर सिंड्रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि मोस्ट कॉमन आपको मिलेगा दैट विल बी द वेबर सिंड्रोम. सेकेंडली जो मोस्टली मिलेंगे आपको वो होंगे जी वॉलनबर्ग सिंड्रोम, और फिर आपको जो कॉमन मिलेगा वो होगा पेरिनॉट सिंड्रोम. क्लॉडे एंड मिलार्ड-गबलर आर देयर बट दे आर नॉट सो कॉमन. अच्छा जी, वेबर सिंड्रोम का जो होता है दैट इज़ द साइट ऑफ लीजन इज़ एक्चुअली इन द मिड ब्रेन. अच्छा, इसमें जो सर्टेन पॉइंट्स आपको की फिगर्स याद करने हैं जो कि सिनेरियोज़ में भी मेंशन होंगे, और आप जल्दी से पिक कर लें, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा. ऑलराइट, अननेसेसरी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दैट. वेबर सिंड्रोम जो होगा उसमें आपको एक साइड का आई लीजन मिलेगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड की बॉडी वीकनेस मिलेगी. ठीक है, इप्सिलेटरल मतलब द साइड ऑफ द लीजन, उस साइड की आपको थर्ड नर्व पाल्सी मिलेगी.
तो उसमें पिपिलरी डायलेशन आपको मिल सकती है और जो पिपिल होगा वो डाउन एंड आउट मिल जाएगा आपको, और जो होगी कॉन्ट्रालेटरल आपको अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ द लिम्स मिलेगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस मिलेगा। ठीक है जी, वेबर सिंड्रोम ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं पेरिनॉड सिंड्रोम में। पेरिनॉड सिंड्रोम एक जो है इट इज़ कह सकते हैं टाइप ऑफ सिंड्रोम विच कैन बी कॉज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द मिड ब्रेन टेक्टम बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स सच एज द पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर्स। बस आपको इधर तक याद रखें, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशंस कि इट कैन बी कॉज्ड by certain tumors compressing the tectum at the midbrain level. पेरिनॉड सिंड्रोम में आपको पिपिलरी और लिड डिसऑर्डर्स मिलेंगे और वर्टिकल गेज पाल्सी मिलेगी। ऑलराइट, वर्टिकल गेज पाल्सी मिल जाएगी, कन्वर्जेंस डिसऑर्डर्स मिलेंगे, कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे और सर्टन पिपिलरी एंड लिड डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेन थिंग कन्वर्जेंस डिसऑर्डर एंड लिड डिसऑर्डर्स, and it is caused by tumors compressing the midbrain at the level of the tectum. Claudet syndrome is caused by ipsilateral third nerve palsy, just like the Weber syndrome, लेकिन उसमें contralateral आपको cerebellar signs भी मिलेंगे। ठीक है जी, contralateral cerebellar signs जैसे कि dysmetria, it can be ataxia, it can be dysdiadochokinesia, डिफरेंट तरह के देयर 10 to 12 साइंस सेरेबेलम के जो कि आपको कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मिलेंगे, जबकि इप्सिलेटरल साइड पे सिर्फ थर्ड नर्व पाल्सी मिलेगी। हाँ, मिलार्ड गपलर में इट अकर्स एट द लेवल ऑफ द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है जी, और इसके क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि देयर विल बी इप्सिलेटरल 6 nerve palsy instead of the third nerve palsy as seen as in Weber's and Claudet syndrome। इसमें होगी 6 nerve palsy और बाकी वैसा ही इसमें कॉन्ट्रालेटरल आपको जो होगा हेमिप्लीजिया मिल जाएगा। वेबर्स में थर्ड नर्व पाल्सी इप्सिलेटरल, क्लॉडे में थर्ड नर्व पाल्सी इप्सिलेटरल, मिलार्ड गबलर में 6 nerve palsy इप्सिलेटरल। और 6 nerve palsy में हो गया क्या, द SO4 and LR6 which are the constant mnemonics which you need to learn for the eye lesions। LR6 that is the lateral rectus उसका एप्सिलेटरल साइड का पैरालाइज हो जाएगा, वो अपनी एप्सिलेटरल साइड को एबडक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। वॉलनबर्ग सिंड्रोम जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि जो आपको मिलता है एट द लेवल ऑफ द लेटरल मेडुला। ऑलराइट, लेटरल मेडुला के लेवल पे मिलेगा और द artery that is responsible for presenting a case like this is the pica. What is pica? Posterior inferior cerebellar artery। ठीक है जी, pica में स्ट्रोक होगा at the level of the lateral medulla, तो वो आपको lateral medullary syndrome of Wallenberg देगा। वॉलनबर्ग में आपने वैसे तो बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन to just quickly pick up the questions from the stem आपको 2 to 3 पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इप्सिलेटरल आपको एटैक्सिया मिलेगा, इप्सिलेटरल एटैक्सिया मिलेगा, इप्सिलेटरल डिस्मीट्रिया मिलेगा और इप्सिलेटरल आपको सेरिबेलर साइंस डिफरेंट मिलेंगे इसमें। ठीक है, इफ़ यू सी अ पर्सन कि जिसका राइट साइड का डिस्मीट्रिया एटैक्सिया होगा, नस्टैग्मस होगा, इप्सिलेटरल साइड का ऑलराइट, डिसडायलोकोकाइनेसिया होगा, डिफरेंट सेरिबेलर साइंस, और जो ऑपोजिट साइड होगा कॉन्ट्रालेटरल, इसमें स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस होगा। ठीक है जी, कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस का क्या मतलब है कि उसकी पेन टेम्परेचर सेंसेस जो है वो अपोजिट साइड की वो डिमिनिश हो जाएंगी। ठीक है, इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स, यू जस्ट नीड टू लर्न इट द वे आई एम टेलिंग यू कि एक साइड के सेरिबेलर साइंस मिल जाएंगे और दूसरी साइड का कॉन्ट्रालेटरल दैट इज़, तो उसका जो है पेन पाथवेज वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पेन एंड टच टेम्परेचर सेंसेस जो हैं वो डिमिनिश्ड हो जाएंगे। लेट्स रिकैप, वेबर्स में थर्ड नर्व ऑफ वन साइड और कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया, क्लॉडे में थर्ड नर्व ऑफ वन साइड, ऑलराइट, बट कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर साइंस।
then Millard coupler, just like the Weber's and Claudet, but instead of the third nerve, there is the sixth nerve involvement of the ipsilateral side. In Perrinot syndrome, you'll simply get the convergence disorders, pupillary and lid disorders. And remember, the convergence disorder in the Perrinot syndrome will be the vertical gaze palsy. There will not be horizontal gaze palsy, there will be vertical gaze palsy. Okay, the person will not be able to look up and down. And last but not the least, Wallenberg syndrome. Wallenberg syndrome में क्या होगा, एक साइड का cerebellar signs और दूसरी साइड का contralateral spinothalamic sensory loss होगा. इसके मिलते जुलता एक बिल्कुल सिमिलर जो एक सिंड्रोम है, जैसे लेटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम है, उसी तरह का लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम भी है. लेटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम जस्ट एज इट इज कॉज्ड बाय पाइका, तो लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम द है दैट इज कॉज्ड बाय आइका, विच इज द एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. अच्छा, अब इन दोनों में डिस्कस जो है वो करेंगे, लेकिन मेन डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वॉलनबर्ग में और लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपको क्लू देगा. अभी आपको मैंने माइनर डिफरेंसेस बताए कि वॉलनबर्ग में एक साइड के सेरिबेलर होंगे और दूसरी साइड के जो होगा कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस होंगे. But one main thing which needs to be differentiated from the lateral pontine is that Wallenberg में अगर इसकी हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें 5, 9, 10 और 11 cranial nerve palsy भी होती है, ऑलराइट, जिसकी वजह से हमें hoarseness of voice मिल जाती है. ठीक है जी. Wallenberg syndrome में कोई आपको facial nerve वाले symptoms नहीं मिलेंगे. एक साइड का cerebellar होगा, दूसरी साइड का स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस होगा, लेकिन साथ में आपको यू विल नोटिस दैट देयर विल बी मार्क्ड होर्सनेस, या उसकी वॉइस जो होगी उस वो दैट विल बी होर्स. ऑलराइट, तो ये होर्सनेस ऑफ वॉइस जो है दैट विल नॉट बी फाउंड इन द लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम. लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम जो कि आइका से कॉज होता है, उसमें सब कुछ वॉलनबर्ग जैसा होगा. ठीक है जी. एक साइड का उसका सेरिबेलर साइंस, डिस्मीट्रिया, एटैक्सिया, डिसडोकोकाइनेसिया, वो सब कुछ आपको मिल रहा होगा इप्सिलेटरल साइड का. ठीक है जी. और कॉन्ट्रालेटरल साइड का आपको स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस भी मिल रहा होगा, लेकिन इसमें होर्सनेस ऑफ वॉइस के बजाय लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में आपको फेशियल नर्व के साइंस मिल रहे होंगे. और फेशियल नर्व भी अपर मोटर न्यूरॉन वाले नहीं, लोअर मोटर न्यूरॉन वाले. फॉर एग्जांपल जो इप्सिलेटरल साइड सेरिबेलर साइन जो आपको मिलेंगे इन केस ऑफ लेटरल पोंटाइन, तो उसमें आपको उसी साइड के पूरा फेस भी दैट विल बी डिमिनिश्ड. उसकी जो सेंसेशंस हैं और उसके जो मोटर फंक्शंस हैं दैट विल ऑल बी डिमिनिश्ड. ठीक है जी. तो आप एक तरह से लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि फेस की सेंसेशन एक साइड से जाएगी, लेकिन बॉडी की सेंसेशन दूसरी साइड से जाएगी. ठीक है जी. तो एक साइड की फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेंसरी लॉस होगा, और उसी एप्सिलेटरल साइड के आपके सेरिबेलर साइंस भी होंगे. So the main differentiating point between the Wallenberg syndrome and lateral pontine syndrome is actually the hoarseness of voice, which is found in Wallenberg, and the absence of hoarseness in lateral pontine, but instead there will be the presence of facial nerve motor neuron weakness that will be of the lower motor neuron type, affecting the ipsilateral side of the face. जी, तो अब हमने जैसे डिस्कस कर दिया है कि व्हाट आर द क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया, फेशियल नर्व के अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन में डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस के बेसिस क्या है, और मिमेटिक मूवमेंट्स क्या हैं, और रीजनल ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स क्या हैं. आई होप यू गाइज हैव गॉटन सम एडवांटेज आउट ऑफ दिस वीडियो. अब कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को और इसके कुछ लीजन्स को. नाउ
this thing you won't find in many books or not in many videos that you will see. अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, this is very very important कि स्पाइनल कॉर्ड लीजन वेदर इट इज़ अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है जी। हमने अभी हायर सेंटर्स ब्रेन की बात कर ली कि वहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का पेशेंट आता है जिसमें एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, उसको विप्लैश इंजरी हुई है या बैक पे उसका कोई चोट लगी है, कोई हार्श एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसे बायलेटरल लिम्ब वीकनेस हो गई है। रिमेंबर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ये होगा कि ब्रेन की इंजरी में हमेशा एक साइड ऑफ द लिम्ब की वीकनेस होगी और दूसरी साइड ऑफ द लिम्ब प्रिजर्व होंगे, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड का कॉर्टिकल लीजन है या कोई स्ट्रोक है लेफ़्ट साइड का, तो वो राइट साइड का हमेशा कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द लिम्ब वीकनेस करेगा, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का अगर कोई भी लीजन है तो उस लीजन के नीचे उसकी दोनों लेग वीकनेस होगी और उसी लेवल के नीचे उसकी सारी प्रेजेंटेशंस आएंगी। या तो दोनों लिम्ब्स बिल्कुल फ्लेसिड होंगे विच विल बी इन द केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, या दोनों लिम्ब्स स्पास्टिक होंगे विच विल बी इन द केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। तो लेट्स गो अ बिट डीपर कि उसकी which you see over here I have written the first point कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी of the spinal cord lesion। उसके limbs spastic हैं या flaccid हैं, all right। if flaccid है तो उसकी 2 possibilities हो सकती हैं, if spastic है तो उसकी 2 possibilities हो सकती हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमारी अप्रोच क्या होगी एक स्पाइनल कॉर्ड लीजन के पेशेंट के लिए। अब हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसकी दोनों लेग्स जो हैं या दोनों लोअर लिम्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, तो ये इमीडिएटली सस्पेक्ट कि दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड लीजन एंड नॉट अ ब्रेन लीजन, ठीक है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप पूरा, और आपने एक अपना डायग्नोसिस नैरो डाउन कर लिया कि इट्स नॉट अ लीजन ऑफ द ब्रेन, इट इज़ अ लीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आइदर ट्रोमेटिक और इन्फेक्शियस, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाला स्टेप नैरो डाउन हो गया। अब हमने लिम्ब को देखना है, हम उसके लिम्ब्स एग्जामिन करने पे आएंगे तो हम देखेंगे कि उसके लिम्ब्स दैट विल आइदर बी स्पास्टिक, मतलब वो उनका पूरा मूवमेंट ऑफ द लिम्ब्स में एक रेजिस्टेंस से फील हो रही होगी आपको, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही ढीले ढाले या फ्लेसिड होंगे तो फिर वो क्या सिग्निफाई करेगी, फ्लेसिड लोअर मोटर न्यूरॉन, और स्पास्टिक अगर रेजिस्टेंस आ रहा होगा पूरी रेंज ऑफ मोशन में तो उसका से क्या सिग्निफिकेंस होगी, दैट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। तो अब आपने फर्दर अपना एक स्टेप नैरो डाउन कर लिया कि स्पाइनल कॉर्ड का लीजन था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल हमें मिलते हैं ढीले ढाले पाँव पैर, तो वो हमारा फ्लेसिड की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब हमारा स्पैस्टिक चला गया। तो फ्लेसिड में मैंने आप देख सकते हैं मैंने आगे लिखा है 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। फ्लेसिड है तो दैट मीन्स कि आपका लीजन जो है दैट इज़ बिलो द लेवल ऑफ द कॉर्ड, आइदर एट द लेवल ऑफ द कॉर्ड इक्वाइना, जहाँ पे कॉर्ड नहीं होती, बेसिकली उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि नीचे एक कलेक्शन उनकी होती है नर्व्स की, और वो कलेक्शन की फॉर्म में नीचे जा रही होती हैं। तो आइदर एट द लेवल ऑफ द कॉर्ड इक्वाइना होगा या बिलो द लेवल ऑफ द कॉर्ड होगा जो कि नर्व कंप्रेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो फिज़िकली वो जो है वो कॉर्ड को कंप्रेशन नहीं कर रहा होगा, ऑल राइट। तो वो आपको एक फ्लैसिड प्रेजेंटेशन दे देगा। तो ये तो हो गई जी एक प्रेजेंटेशन। और दूसरी प्रेजेंटेशन क्या होगी कि आपने उसका लेवल फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल आपने एनाटॉमी में पढ़ा कि जो हमारे निपल्स होते हैं दैट आर एट द लेवल ऑफ T4 डर्मेटोम, जो जिफिस्टर्नम होती है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ द T7, और जो अम्बलाइकस होती है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ T10, ठीक है जी। अब आप इनिशियल जो है वो एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट का सेंसरी लेवल क्या होता है कि आप टच करके देखते हैं पेशेंट की स्किन पे और उससे पूछते हैं कि उससे कहाँ कहाँ टच की सेंसेशन फील हो रही है।
यू विल मूव फ्रॉम डाउन टू अप, और आप नोटिस करते रहेंगे और पेशेंट को कमांड देंगे कि जब उसे लेवल ऑफ लीजन या उसे सेंसेशन कोई फील हो जो आप पेन उसे टच कर रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर दें। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट जो हैं ये डर्माटोम्स आपने याद रखने हैं। 4, 7, 10। 470 का निमोनिक आप बना लें। 4 एट द लेवल ऑफ निपल्स, 7 एट द लेवल ऑफ ज़िफिस्टर्नम एंड 10 एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अब आप नोटिस करते हैं कि आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और उससे जाके T4 के लेवल पे, दैट इज़ एट द ज़िफिस्टर्नम, वहाँ पे उसका सेंसी लेवल आ रहा है। मतलब T4 से ज़िफिस्टर्नम से नीचे उसे सेंसेशंस बिल्कुल भी नहीं है, और जो T4 के लेवल से ऊपर है उसे बिल्कुल सेंसेशंस हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो गई, ठीक है, कि मतलब एक तरफ उससे लेवल मिल रहा है T4 का, थोरेसिक 4 स्पाइनल लेवल डर्माटोम उसका मिल रहा है मुझे, मतलब उसका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लग रहा है कि T4 के लेवल पे उसकी कंप्रेशन है, लेकिन जो उसके लिम्स हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड हैं। तो ये किस तरह की, और पेशेंट की हिस्ट्री है कि वो बिल्कुल एक अभी एक्सीडेंट से आपका इमरजेंसी में रिसीव हुआ है। तो ये ड्यूअल प्रेजेंटेशन आपको मिल गई। और अभी आप हमारे 3rd पॉइंट तक पहुंचे थे कि फ्लैसिड हैं। सी कि आपको लिम्स बिल्कुल ही फ्लैसिड ढीले ढाले मिल गए, लेकिन आपको जो सेंसरी लेवल है वो जाके T4 पे मिला। तो ये मिक्स प्रेजेंटेशन आई। अब हाउस ऑफिसर या कोई इस तरह का जो कह लें कि सीनियर रजिस्ट्रार या पीजी उससे कम के लेवल का अभी जूनियर ट्रेनी होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा इस सिचुएशन को और वो रिपोर्ट करेगा एसआर को या अपने किसी बड़े को कि मुझे इस तरह की ड्यूअल प्रेजेंटेशन मिल रही है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जब एक ड्रास्टिक किस्म का एक्सीडेंट होता है और एक सडन इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड पहुँचती है या सडन फ्लेक्शन या डीफ्लेक्शन होती है, तो spinal cord goes into a stage of spinal shock. All right, तो spinal shock एक बड़ी important term है which you need to understand and which you need to retain कि spinal shock एक temporary period होता है जिसमें flaccidity of limbs मिल सकती है, ठीक है जी, लेकिन असल में वो लीजन होता स्पाइनल कॉर्ड का ही है। जो आपको लेवल मिल रहा है उसी लेवल पे असल में स्पाइनल कॉर्ड को चोट पहुंची है। और व्हेन द पीरियड ऑफ द स्पाइनल शॉक इज़ ओवर, तो वो उसकी फ्लेक्सिड लिम्स जो हैं वो स्पास्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो उसके ढीले ढाले लिम्स हैं वो 24 आवर्स या जब भी उसके स्पाइनल शॉक फेज से रिकवर होगा उसके लिम्स वापस रेजिस्टेंस वाले मोड में आ जाएंगी, ठीक है जी। और आपको अगेन वही T4 वाली प्रेजेंटेशन मिलेगी, उससे नीचे सारा कुछ उसका स्पास्टिक होगा, फ्लैसिड वाला फेज ख़त्म हो जाएगा स्पाइनल शॉक के बाद। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ स्पास्टिक। अगर आपको फ्लैसिड नहीं मिले और शुरू से ही आपको स्पास्टिक लिम्स मिले, फिर क्या होगा? फिर आपके पास है 2 पॉसिबिलिटीज़ फर्दर। अब जो स्पास्टिक कंडीशन है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू फिजिकल ट्रॉमा या दैट इज़ इन्फेक्शियस, ठीक है जी। इन्फेक्शियस में जो आपकी टॉप ऑफ द कैटेगरी में आती है वो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका आती है, ठीक है जी। और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या जो स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी इन्फेक्शियस प्रोसेस हो, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो गिव यू अपर मोटर न्यूरॉन पिक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आप एक इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वाकई कोई वर्टिब्रा जो है वो या स्लिप डिस्क है या फिज़िकल लीजन है जो कि कंप्रेस कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, क्या वाकई ये उस तरह का कोई लीजन है या कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस है जिसने स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्टिवली डैमेज कर दिया है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करने के लिए आप नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इसमें हमने कहा था फ्लैसिड लिम्स में क्या स्पाइनल शॉक को कंसिडर करके उसका वेट करेंगे और फिर आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको शुरू से ही स्पास्टिक मिलते हैं एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट whether it's an infective process or a physical lesion compressing upon the spinal cord, तो आप फर्दर जाएंगे इमेजिंग पे। इमेजिंग जो होती है वो होगी इन द फॉर्म ऑफ CT स्कैन और MRI, और वहाँ पे आपको क्लियर एंड कट नज़र आ जाएगा कि कोई ना इंजरी है जो कि फिज़िकली डैमेज कर रही है, कोई वर्टिब्रा या स्लिप डिस्क है, या अगर कुछ भी नहीं होगा और इमेज पे क्लियर होगा
तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पेशेंट के स्पास्टिक लिम्स जो हैं वो किसी इन्फेक्टिव प्रोसेस की वजह से हैं, जिसकी वजह से हमें ये स्पास्टिसिटी ऑफ द लिम्स मिल रही है. Alright, this concludes our section of the approach to a spinal cord lesion.